कैबिनेट मिशन प्रस्ताव ने संविधान सभा के गठन का रास्ता या मार्ग प्रशस्त किया। लिखना आगे। अभी हमने क्या आपको बताया, जो घटनाएं घटी संविधान सभा को लेकर के, उसकी संक्षेप में एक रूपरेखा आपको बताया कि भारत में संविधान सभा का गठन की मांग कैसे कैसे आगे बढ़ी और ब्रिटिश सरकार ने कैसे उसे एडॉप्ट किया, कैसे स्वीकार किया। आपसे पूछा जाए कि भारत में संविधान सभा का गठन किस कमेटी, किस समिति या किस प्रस्ताव के अनुरूप किया गया, अंतर्गत, तो कैबिनेट मिशन के अनुसार किया गया। इतना सबको क्लियर? अब आगे हमें डिस्कस करना, जब कैबिनेट मिशन भारत आया, उस समय देश का अभी विभाजन नहीं हुआ था, विभाजन की कोई रूपरेखा तैयार नहीं थी, न विभाजन के बारे में कोई निर्णय लिया गया था। तो 1946 में जो संविधान सभा बनाने का निर्णय हुआ, वह एक संविधान सभा थी, जो जिसे आप कह सकते हो संयुक्त संविधान सभा थी। उस समय तो अभी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार ही नहीं किया गया था। लेकिन बाद में जब पाकिस्तान भारत से अलग होने का निर्णय लिया, ब्रिटिश सरकार ने यह निर्णय ले लिया कि भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बनाए जाएंगे, तब संविधान सभा का स्ट्रक्चर बदल गया। लेकिन शुरू में स्ट्रक्चर कुछ और था, जून 1947 में स्ट्रक्चर कुछ और हो गया। संविधान सभा में दो प्रकार के सदस्य थे, एक ब्रिटिश भारत के थे। उस समय भारत क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया था। एक ब्रिटिश भारत के अंतर्गत 9 राज्य थे और देशी रियासतें दूसरा भाग थी। देशी रियासतें लगभग 600 थी और ब्रिटिश भारत के अंतर्गत 9 राज्य थे। तो संविधान सभा में कितने प्रकार के सदस्य थे? 2 प्रकार के, एक ब्रिटिश भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले और एक रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले। क्लियर हुआ? कहा गया कि रियासतों के जो प्रतिनिधि होंगे, उनका चयन करके रियासतों द्वारा भेजा जाएगा। रियासतों के प्रतिनिधि का चयन करके वहां के राजा भेजेंगे, वहां की रियासतें भेजेंगे। लेकिन जो ब्रिटिश भारत के सदस्य होंगे, उनका अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाएगा। अगर हम कहें कि संविधान सभा में के जो सदस्य थे, इनको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक ब्रिटिश भारत के सदस्य, ब्रिटिश भारत के सदस्य, और दूसरा रियासतों के सदस्य। रियासतों के सदस्य का क्या था? नॉमिनेशन था, मनोनयन किया जाना था। इनका मनोनयन किया जाना था और इनका निर्वाचन किया जाना था। इतना क्लियर हुआ? तो यहाँ से प्रश्न भी राजस्थान विशेष में पहले पूछे गए हैं कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों को किन भागों में भी? तो 2 भाग, एक ब्रिटिश भारत के और दूसरा रियासतों के। क्लियर हुआ? रियासतों के सदस्य डायरेक्ट राजाओं द्वारा मनोनीत करके तत्कालीन वायसराय को भेज दिया गया कि हमारे रियासत का प्रतिनिधि मिस्टर एक्स या मिसेज वाई करेंगे या करेंगे। क्लियर हुआ? अच्छा, ब्रिटिश भारत के जो सदस्य थे, ब्रिटिश भारत को उस समय 2 भागों में,
एक राज्य और दूसरा कमिश्नरी प्रांत। जैसे आज केंद्र शासित प्रदेश है, उसी तरह से कमिश्नरी प्रांत भी थे, 4 कमिश्नरी प्रांत का था। तो कहा गया कि यहाँ निर्वाचन किया जाएगा, यहाँ चुनाव कराया जाएगा। चुनाव 2 तरीके से होता है, एक डायरेक्ट जनता द्वारा होता है और एक जो होता है जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। तो संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से हुआ, जनता के द्वारा संविधान सभा के सदस्य नहीं चुने गए। जो ब्रिटिश भारत से चुने जाने थे 292 प्लस 4 सदस्य यह राज्यों से थे और एक कमिश्नरी प्रांतों से थे। तो इनका कहा गया निर्वाचन किया जाएगा, लेकिन निर्वाचन डायरेक्ट जनता नहीं करेगी। कौन करेगा? राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। जैसे मान लो संयुक्त भारत राज्य था, तो संयुक्त भारत के जो प्रतिनिधि होंगे संयुक्त भारत की विधान सभा के सदस्यों द्वारा किया जाए। वर्तमान में भी देखो तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? विधान सभा के सदस्यों द्वारा। अभी राज्यसभा का चुनाव होने जा रहा है, आपके राजस्थान से भी सीटें खाली हो रही, जिसमें कांग्रेस के नेताओं ने मांग किया अपने हाई कमान से कि बाहरी लोगों को राजस्थान से न भेजा जाए, राज्यसभा में राजस्थानियों को ही हम राजस्थान कोटे से भेजा जाए। क्योंकि पहले जो राजस्थान से कांग्रेस के 6 सदस्य गए हैं उनमें 5 बाहरी हैं, एक ही राजस्थानी को कांग्रेस ने भेजा। तो कांग्रेस के अंदर से आवाज उठाइए कि आप बाहरी को मत भेजिए, क्या राजस्थान में प्रतिभाओं की कमी है कि दूसरे राज्य के लोगों को राजस्थान से आप भेज रहे हैं? इनकी मांग कहीं से गलत नहीं। तो खैर एक हमने कहा कि इनके सदस्यों का निर्वाचन विधान सभाओं के द्वारा किया गया था, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था। इलेक्शन 2 तरीके से होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो यहाँ पर जो इलेक्शन हुआ था वह इनडायरेक्ट हुआ था। क्लियर? आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा में ब्रिटिश भारत के सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष विधि से हुआ था, राज्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा किया गया था। क्लियर हुआ? फिर अगला प्रश्न है, क्या यह चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था, एडल्ट वोटिंग सिस्टम के आधार पर? आपका ना हाँ, क्योंकि विधानसभा के जो सदस्य चुने गए थे वह वयस्क मताधिकार के आधार पर ही चुने गए थे, तो उनके द्वारा चुना गया था। तो वयस्क मताधिकार प्रणाली अपनाई गई थी, केवल निर्वाचन इनडायरेक्ट हुआ था। क्लियर हुआ? अभी हम संख्या पर नहीं आ रहे हैं, अभी हम प्रोसेस पर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, बाद में हम उस पर आएंगे, संख्या पर आएंगे, नंबर। अब पीछे के लोग या बीच के लोग या किसी को भी कहीं कुछ प्रश्न पूछना है तो बताओ, कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो? आप कुछ नहीं बोले, इसका मतलब मैं मानकर चलूं कि कोई प्रश्न नहीं है, आगे बढ़ूं? चलिए, तो हमने कहा कि यहाँ पर अप्रत्यक्ष हुआ वयस्क मताधिकार की, और सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया, सभी रियासतों को प्रतिनिधित्व दिया गया। तो प्रतिनिधि मूलक संस्था हुई कि नहीं हुई? तो भारतीय संविधान सभा एक प्रतिनिधि मूलक संस्था थी। जुलाई 1946 में संविधान सभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हुई थी, 1 बाय 1 करके हुआ था चुनाव। तो जब इसके बाद कैबिनेट मिशन प्रस्तावों के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की जो संख्या निर्धारित की गई थी, रियासतों के लिए अलग थी, ब्रिटिश भारत के लिए अलग थी, चीफ कमिश्नरी प्रांतों के लिए अलग थी। तो कुल सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? 389।
इसको अगर हम कहें 296 और यह क्या थे 93 था, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं 292 प्लस 4 की बात। अब कहोगे कि आप 4 क्यों, तो 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे जो आज केंद्र शासित प्रदेश की बात हो, तो उसी पैटर्न पर। क्लियर हुआ? यह 296 और यह 93 थे। इसमें भी जो था 79 सीट जो थी मुस्लिम संप्रदाय के लिए आरक्षित की गई थी। क्लियर हुआ? आपसे पूछा जाए क्या संविधान सभा में सांप्रदायिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया गया था, आपका उत्तर यस में होना चाहिए। क्लियर हुआ कि संविधान सभा में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया था, जिसका बीजारोपण मार्ले मिंटो सुधार 1909 में ही हो जाता है। थोड़ा इतिहास से जोड़ोगे तो सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन की व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार में हो जाती है। क्लियर? आगे हम डिस्कस करेंगे किसी रोज कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, वो सारे अधिनियम जो 1773 से लेकर 1947 तक है, 1 बाय 1 करके हम किसी रोज करेंगे। तो ये क्लियर हुआ? हमने एक फैक्ट आपको क्या बताया कि संविधान सभा का गठन या संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सांप्रदायिक आधार पर भी हुआ था। क्लियर हुआ? अच्छा, इसमें जो 79 सीट थे, इसको लेकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में विवाद हो गया। मुस्लिम लीग चाहती थी कि यहाँ केवल मुस्लिम लीग प्रत्याशी खड़ा करे, कांग्रेस कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा। लेकिन कांग्रेस कहती थी कि नहीं, हम भी यहाँ प्रत्याशी खड़ा करेंगे, दूसरे अन्य राजनीतिक दल भी प्रत्याशी खड़ा कर सकते हैं। कैबिनेट मिशन में यह कहीं नहीं कहा गया है कि इस 79 सीट पर केवल मुस्लिम लीग ही अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी। क्लियर हुआ? यहाँ पर कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी खड़ा, कांग्रेस को बहुत अधिक सफलता नहीं मिली। इसमें से 73 सीट जो थे मुस्लिम लीग ने जीत, कांग्रेस ने 2 सीट जीता और अन्य दल या निर्दलीय जीत, लेकिन विवाद उत्पन्न हो गया था। क्लियर हुआ? पहले ही हमने बताया कि यहाँ निर्वाचन हुआ, यहाँ मनोनयन। जब 3 जून 1947 को यह सुनिश्चित हो गया कि पाकिस्तान अलग हो रहा है, पाकिस्तान के अलग हो जाने के बाद यह संख्या कम होकर के 324 हो गई। संख्या पहले 389 थी, जब पाकिस्तान अलग हो गया तो यह संख्या कम होगी। अलग होने का तो यह सदस्यों की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई? कम। और यह इसमें जो थे 235 ब्रिटिश भारत से आ गए कि जो, और शेष जो बचे 89 जो थे वह क्या थे? रियासतों के। देश विभाजन के बाद पंजाब और बंगाल का कुछ भाग कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया। तो वहां पर फिर नए सिरे से चुनाव कराए गए। जब अंतिम रूप से भारतीय संविधान सभा काम करना शुरू किया, जो केवल भारत के बारे में संविधान बना रही थी, उसमें सदस्य कितने थे? 324 थे। इन दोनों को जोड़ोगे तो 324 ही आए। क्लियर हुआ? तो हमने एक संख्या को लेकर के आपको स्ट्रक्चर दिया। हमारा उद्देश्य कंसेप्ट पर अधिक फोकस करना, एनालिसिस पर अधिक। या फैक्ट संख्या तो आप अपने से भी बुक खोज करके पढ़ लोगे, एनालिसिस पर ज्यादा। क्लियर हुआ इतना? आगे अब देखिए, जब पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था या पाकिस्तान के अभी गठन का फाइनल निर्णय भी नहीं हुआ था, तब भी संविधान सभा में गतिरोध था। संविधान सभा में मुस्लिम लीग की स्थिति क्या थी? कमजोर थी। 212 सीटें या तो कांग्रेस जीती थी या उसके समर्थक दल। यहाँ कितने थे? 389। अगर 389 में 212 कांग्रेस के पास था तो 2/3 बहुमत तो उसके पास था ही।
इस रियासतें जो थी उसके साथ थी अधिकतर। तो मुस्लिम लीग अपनी कमजोर स्थिति को देखते हुए संविधान सभा से बाद में अपने को अलग कर लिया। क्लियर हुआ? आपसे पूछा जाए कि मुस्लिम लीग संविधान सभा से अपने को अलग क्यों किया था, यह प्रश्न बनता है कि नहीं बनता? तो आप यही कहना कि संविधान सभा में मुस्लिम लीग की स्थिति काफी कमजोर थी। मुस्लिम लीग की तुलना में कांग्रेस को बहुत अधिक बहुमत मिला था। अपनी कमजोर स्थिति के कारण मुस्लिम लीग निर्णायक स्थिति में नहीं थी कि अपने अनुसार प्रस्ताव पारित करा सके। इसे देखते हुए मुस्लिम लीग ने अपने को अलग किया और पाकिस्तान की मांग को दोहराने लगी, उस पर रिजिड हो गई। क्लियर हुआ? तो यह घट, इसको हमें लिखवाने की जरूरत नहीं है, सब लोग आप समझ चुके हो। चार्ट बनाया तो संभवतः सब लोगों ने कर लिया। अब हम देखें संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, यह प्रश्न पूछा गया है, आगे भी पूछ। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। क्लियर हुआ? 9 दिसंबर की जब पहली बैठक हुई तो जेबी कृपलानी जो एक वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने प्रस्ताव रखा कि जिस तरह से फ्रांस में यह व्यवस्था है कि जो सदस्य सबसे अधिक उम्र का होता है वह वहां की संसद का अध्यक्ष होता है, तो हमारी संविधान सभा का अध्यक्ष तत्कालिक रूप में संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाए। तो सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के कार्यवाहक अध्यक्ष बने। यह भी प्रश्न है कि संविधान सभा के कार्यवाहक अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए। आप कर सकते हो सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्यों बनाया गया, तो आप इसके उत्तर में आप कहना कि संविधान सभा की पहली बैठक में आचार्य जेबी कृपलानी ने यह प्रस्ताव रखा था कि फ्रांसीसी परंपरा में, फ्रांसीसी व्यवस्था में एक मान्यता है, एक परंपरा है कि जो सबसे अधिक उम्र का सदस्य होता है वही जो है अध्यक्ष होता है संसद का। तो यहाँ सच्चिदानंद सिन्हा सबसे अधिक उम्र के हैं, उनको इसका अध्यक्ष बनाया। बाद में संविधान सभा ने सच्चिदानंद सिन्हा से आग्रह भी किया कि आप परमानेंट सदस्य के अध्यक्ष के रूप में कार्य करिए। तो सच्चिदानंद सिन्हा ने अपने स्वास्थ्य का, हेल्थ का हवाला देते हुए कहा कि हमारा हेल्थ बहुत अच्छा नहीं है, जितना समय देना चाहिए उतना शायद मैं समय न दे। लेकिन आज के राजनेता ऐसा कहते नहीं, ठीक है हम अध्यक्ष बन जाएंगे, कोई बात नहीं, चाहे वो मीटिंग में आते या नहीं आते। लेकिन सच्चिदानंद सिन्हा ने ईमानदारी से कहा कि आप लोग तत्कालिक तौर पर भले हमें बना दिए, लेकिन एक परमानेंट अपना अध्यक्ष चुन लीजिए। तो 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष चुना गया। पंडित नेहरू नहीं चाहते थे, क्योंकि शुरू से वह राजेंद्र प्रसाद, उनके बीच वैचारिक मतभेद था, सैद्धांतिक मतभेद था, लेकिन जब बहुमत राजेंद्र प्रसाद के पक्ष में था तो उन्होंने भी ओके बोला। क्लियर हुआ इतना? तो हमने अभी 2 पॉइंट बताया कि 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। एक साथ दोनों काम नहीं कर पाओगे, लिख भी नहीं पाओगे, सुन भी नहीं पाओगे, एक ही। अच्छा वो दे दी, चलो कोई। तो हमने कहा कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। पहली बैठक का एजेंडा यही था, कार्यवाहक अध्यक्ष का चुनाव करना। जो 11 दिसंबर को संविधान सभा की दूसरी बैठक में राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का
अध्यक्ष चुन लिया गया। क्लियर हुआ? 13 दिसंबर को पंडित नेहरू ने, तो हमने कहा कि संविधान सभा की 13 दिसंबर को जो बैठक हुई उसमें पंडित नेहरू ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता है। कोई भी जब सब संस्था बनती है या कोई मीटिंग बुलाई जाती है तो उसका एक ऑब्जेक्टिव तो होता है। आज हम लोग यहाँ बैठ करके एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, इसका तो कुछ न कुछ ऑब्जेक्टिव होगा। अच्छा कार्य का भी ऑब्जेक्टिव होता है, गलत कार्य का भी ऑब्जेक्टिव होता है। तो जब संविधान